तो यहाँ पर आपको देखा जाए, रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो पादपों को क्या कहते हैं? तो पादपों को उत्पाद कहते हैं। पादपों को उत्पाद कहते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण करते हैं। पादपों को उत्पाद क्यों भी कहते हैं? क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण करते हैं। पादपों को क्या कहते हैं? तो पादपों को उत्पाद कहते हैं। दूसरा सवाल आपका है कि ऐसे परितंत्र में जिसमें वृक्ष प्रभावी हो सकता है, ऐसे परितंत्र में जिसमें वृक्ष प्रभावी हो सकता है, प्रभावी हो संख्या का पिरामिड कहता है। ऐसे परितंत्र जिसमें वृक्ष प्रभावी हो संख्या का पिरामिड किस प्रकार होता है? तो सीधा सी बात है, उल्टा होता है। कि उल्टा होता है, उल्टा प्रकार होता है। इस ढंग से पिरामिड होता है कि नीचे एक वृक्ष है, नीचे क्या है? वृक्ष है। और वृक्ष के नीचे क्या है? वृक्ष के आगे आपका पक्षी है, कीड़ा है, और कीड़ा के ऊपर पक्षी है। और धीरे धीरे सबकी संख्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है ना। तो वृक्ष है, वृक्ष के बाद पक्षी है, पक्षी के बाद कीड़ा है, तो इस ढंग से संख्या बढ़ती जा रही है, तो उल्टा पिरामिड होता है। आगे है कि आय के एक जलीय परितंत्र के लिए समीकारी कारक है। एक जलीय परितंत्र के लिए प्रकाश जो है सीमाकारी कारक है। एक जलीय परितंत्र के लिए सीमाकारी कारक कौन है? तो प्रकाश है। कौन है? तो प्रकाश है। एक जलीय परितंत्र के लिए सीमाकारी कारक प्रकाश है। आगे होगा घ नंबर, हमारे परितंत्र में समान अपरदहारी हमारे परितंत्र में समान अपरदहारी केचुआ है। समान अपरदहारी केचुआ है। अपरदहारी जो अपघटन करता है उसको अपरदहारी कहते हैं। समान अपरदहारी कौन सी है? केचुआ है ना, जो कि भोजन को मिट्टी में बना देता है। तो समान अपरदहारी केचुआ है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार कहाँ है? महासागर में है। जान रहे हैं महासागर में 70% कार्बन कहाँ है? महासागर में। 70% कार्बन महासागर में है। 70% कार्बन कहाँ है? तो महासागर में है। 70% कार्बन महासागर में है। ठीक है ना। तो 70% कार्बन आपको महासागर में मिलेगा। आगे है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में शाब्दिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? तो उत्तर में है अपघटक की। एक खाद्य श्रृंखला में अपघटक की सबसे ज्यादा संख्या होती है। अपघटक कहते हैं वैसे कीटाणु को जो सड़ाते हैं, गिराते हैं। बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। इसलिए कहते हैं कि खाद्य श्रृंखला में अगर किसी की ज्यादा संख्या तो वो अपघटक की है, वो अपघटक की है। दूसरा है आपका, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में शाब्दिक किसकी होती है? एक है ना संख्या, ये तो हो चुका है अपघटक की। तीसरा है, एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है। एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है। अब द्वितीय पोषण स्तर क्या होता है? तो प्राणी प्रावक,
प्राणी प्रावक, एक झील में अगर दूसरा पोषण स्तर बोलोगे तो प्राणी प्रावक है ना, जिसको जू प्लैंकटन कहते हैं। अगर झील में पूछा जाए कि दूसरा स्तर है ना, और अगर धरती पे पूछा जाए दूसरा स्तर तो कौन सा हो जाएगा? पहला स्तर आपका पेड़ हो गया और दूसरा स्तर आपका बकरी उकरी हो गया है ना। तीसरा स्तर बकरी को कौन खा रहा है? जो अगर बकरी को बाघ खा रहा है तो बाघ हो गया। तो इस ढंग से होता है। लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो प्राणी प्रावक जो होता है, जो प्राणी प्रावक में तैरता है वो दूसरा स्तर होता है। आगे है द्वितीय उत्पादक है। अब द्वितीय उत्पादक किसको कहते हैं? द्वितीय उत्पादक किसको कहते हैं? द्वितीय उत्पादक जो होता है किसको कहते हैं द्वितीय उत्पादक? तो यहाँ पर है शाकाहारी को। द्वितीय उत्पादक किसको कहते हैं? शाकाहारी को। उत्पादक होता है पेड़ पौधा। तो द्वितीय उत्पादक एक अंश गलत है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। शाकाहारी को या शाकभाजी को द्वितीय उत्पादक नहीं कहेंगे है ना, उसको दूसरा स्तर कह सकते हैं, उत्पादक नहीं कहेंगे, उसको दूसरा स्तर या पहला उपभोक्ता कहेंगे, दूसरा स्तर या पहला उपभोक्ता कहेंगे। आगे है आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषण संक्रिया का कितना प्रतिशत होता है? आपतित विकिरण का में प्रकाश संश्लेषण संक्रिया का क्या प्रतिशत होता है? तो बहुत कम होता है। कितना होगा? 50%। 50%। आपतित सौर विकिरण जो है, आने वाला जो विकिरण है उसमें से प्रकाश संश्लेषण संक्रिया विकिरण का क्या प्रतिशत है? तो 50%। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब सवाल है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, करना है। निम्नलिखित में क्या अंतर है? तो पहला आपका है चारण खाद और दूसरा है अपरद खाद। पहला अंतर जो है आपका चारण खाद का और दूसरा है अपरद खाद का। चारण खाद एवं अपरद खाद में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रेजिंग फूड मतलब चारण खाद में अंतर, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव डिट्राइटस फूड है ना, डिट्राइटस फूड चेन अपरद खाद श्रृंखला में अंतर। डिट्राइटस माने अपरद, डिट्राइटस माने अपरद, अब दोनों में अंतर है। चारण किसको कहते हैं? जो गाय भैंस चलता है उसको चारण कहते हैं। प्रथम पोषी स्तर पौधे उत्पाद बनाते हैं और पौधे से आरंभ होता है। जो चारण खाद होता है वो पौधा शुरू होता है, पौधा को खाया जाता है ना। तो प्रथम जो चारण खाद स्तर होता है, जो प्रथम स्तर यानी पौधे से शुरू बनता है ना। उत्पादकों से शाकाहारी तथा शाकाहारियों से मांसाहारी की ओर बढ़ते हैं। जो चारण खाद श्रृंखला है, पहले पौधा रहता है, पौधा को शाकाहारी खाता है, शाकाहारी से मांसाहारी लोग खाते हैं शाकाहारी को, इसको कहते हैं चारण खाद श्रृंखला है ना। जलीय परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का मुख्य माध्यम है ना। जलीय परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का यह मुख्य माध्यम है कि पहले आपको शाकाहारी बनेगा, शाकाहारी से आपका ये है ना, पहले सबसे पहले पौधा बनेगा, पौधा से शाकाहारी खाएगा, शाकाहारी से मांसाहारी। ये जलीय परितंत्र का ऊर्जा का मुख्य प्रवाह। ऊर्जा का प्रत्यक्ष स्रोत सूरज है। ऊर्जा का प्रत्यक्ष स्रोत सूरज है। ऊर्जा जो है पहले सूरज से आवेगा पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा से जाएगा बकरी में, बकरी से जाएगा शेर में। तो ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत कौन हो गया? सूर्य। वहीं से ऊर्जा आ रहा है जिसके जरिए हम आपको कुछ बता पा रहे हैं। अगर सूर्य ना होता तो हम आपको बता नहीं पाते, क्योंकि सूर्य ना होता तो पौधा ना होता, पौधा ना होता तब वो हम उसे खा नहीं पाते, हम जब खा नहीं पाते तो हमारे पास वो ऊर्जा नहीं आती।
सूर्य ही है जो प्रकाश, सूर्य जो है प्रकाश ऊर्जा भेजता है, अब पौधा जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और हम जो है उसको खाकर रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल कर हम आपको बता रहे हैं। अपरद्य खाद्य श्रृंखला, द्वितराश फूड चेन, अपरद खाद्य श्रृंखला द्वितराश फूड चेन। वो जो अपरद मने हो गया आपका सरना करना, अपरद द्वितराश से प्रारंभ होता है, अपरद खाद्य श्रृंखला अपरद से प्रारंभ होता है, माने मरे हुए जीव से प्रारंभ होता है, मरे हुए जीव से प्रारंभ होता है। अपरद माने मृत कार्बनिक पदार्थ, अपरद किसको कहते हैं? मृत कार्बनिक का, कोई जीव मरा हुआ रहता है, कोई जीव आपका आदमी मरा हुआ रहता है, उसी को कहते हैं अपरद। अपरद से देत्राई बोरस तथा इससे प्रवासियों की ओर बढ़ता है, अपरद से देत्राई बोरस और इससे प्रवासी की ओर बढ़ता है ना, प्रवासी की ओर बढ़ता है। और कहते हैं कि स्थलीय परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य माध्यम है, स्थलीय परितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख माध्यम है। स्थल का जो है ऊर्जा का किधर से चलता है, तो ये मुख्य माध्यम है कि कोई वस्तु सड़ता है, सड़ने से पेड़ पौधा लेता है, पेड़ पौधा से फिर आपका आगे खाद्य श्रृंखला बढ़ता है। तो कहता स्थलीय में परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य प्रमुख माध्यम है। इसमें खाद्य ऊर्जा की अपरद कार्बनिक पदार्थों से आती है। खाद्य श्रृंखला ऊर्जा जो है अपरद के कार्बनिक पदार्थों से आता है। तो ये आपका चरण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला का अंतर था। आगे देखेंगे उत्पादन और तथा अपघटन में अंतर। उत्पादन तथा घटन में अंतर देखेंगे। उत्पादन डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन, प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन। तो कह रहे हैं कि हरे पौधे, पहला नंबर सवाल है, उत्पादन को प्रोडक्शन कहते हैं और आप घटन को डिकम्पोजिशन कहते हैं। उत्पादन को अपघटन कहते हैं, उत्पादन को प्रोडक्शन कहते हैं, अपघटन को डिकम्पोजिशन कहते हैं। उत्पादन को प्रोडक्शन कहते हैं और अपघटन को डिकम्पोजिशन कहते हैं। हरे पौधों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप, हरे पौधों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थों को, जल तथा CO2 कार्बनिक भोज्य पदार्थों को बायोमास का संश्लेषण करते हैं, बायोमास का संश्लेषण करते हैं। यह क्रिया सौर प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति होती है। यह क्रिया सौर प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थित होती है। हरे पौधों बोल रहे थे, हरे पौधों है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप, हरे पौधों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थों का जल तथा CO2 भोज्य पदार्थ तथा बायोमास प्रकाश संश्लेषण की यह क्रिया सौर प्रकाश तथा पर्णहरित में उपस्थित होती है, पर्णहरित में उपस्थित होती है। सिंपल सी बात है कि उत्पाद आप किसको कहेंगे? आपको उत्पाद पौधों को कहेंगे। पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके क्या करता है? वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और उसको कार्बोहाइड्रेट यानी बायोमास है ना, भोज्य पदार्थ बनाता है, बायोमास बनाता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यह क्रिया जो है प्रकाश तथा पर्णहरित में उपस्थित होता है। पर्णहरित किसको कहते हैं? क्लोरोफिल को कहते हैं, है ना। जो अंतर है ध्यान से देखिएगा। अपघटन जीवाणु कवक आदि, जीवाणु कवक
जीवाणु कवक अपघटन जटिल, जीवाणु कवक अपघटन मृत्यु जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल है ना। कोई आदमी मर जाता है तो जीवाणु उसमें और कवक लग जाता है। कोई मृत शरीर है तो उसमें क्या लगता है, जीवाणु और कवक। अपघटन मृत जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, मतलब उसको सड़ा देता है। उसको क्या करता है, सड़ा देता, पदार्थों को सरल पदार्थों में अपघटित कर देता है, अपघटित कर देता है। प्रक्रिया में ऊर्जा तथा जल CO2 मुक्त होती है। जब ऐसा करता है तो क्या मुक्त होता है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होता है, जल भी मुक्त होता है, और क्या मुक्त होता है, ऊर्जा भी मुक्त होता है। सरल अकार्बनिक पदार्थ मुक्त होते हैं। सरल अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। रासायनिक जो ऊर्जा होता है ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं, जो अपघटन की क्रिया के ठीक विपरीत होती है ना। जो उत्पाद की क्रिया की क्या होती है, विपरीत होती है, क्योंकि उत्पाद में तो प्रकाश संश्लेषण लगता है और इसमें प्रकाश की जरूरत नहीं रहता है। उसमें जो रहता है CO2 का जो है लिया जाता है और प्रकाश लिया जाता है और क्या बनाता है, बायोमास बनाता है। यहाँ बायोमास से CO2 और जल को निकाला जाता है, उसमें जल लिया जाता है, यानी विपरीत होता है, विपरीत उल्टा। तो कहा जाता है 2 नंबर में इसमें लिखा हुआ है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा, सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक भोज्य पदार्थ में संचित हो जाती है। इस प्रक्रिया को प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। तो सूर्य का जो प्रकाश है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है ना, कार्बन के भोज्य पदार्थ में संचित जाती है। इस प्रक्रिया को प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। अगला है रासायनिक ऊर्जा। आपका क्या है, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक जो ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। रासायनिक जो ऊर्जा होता है ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है और इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। हुआ था प्रकाश जो ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, यह रासायनिक ऊर्जा मुक्त रूप से है ना, ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। ये जो उत्पादन की क्रिया में के ठीक विपरीत है। आगे है, यह एक उपाचयी क्रिया है। यह जो है क्रिया उपाचयी क्रिया है और यह जो क्रिया है अपचयी क्रिया है। उपाचयी क्रिया एनाबॉलिक, अपचयी क्रिया, उपचयी क्रिया एनाबॉलिक, अपचयी क्रिया कैटाबॉलिक। यह ऊर्जा पकड़ने के लिए तरह की ऊर्जा पकड़ने यानी तरह की क्रिया होती है। यह क्रिया ऊर्जा को मुक्त करती है। एक ऊर्जा को पकड़ता है, दूसरा ऊर्जा को मुक्त करता है। एक एनाबॉलिक यानी उपाचयी होती है, दूसरा अपचयी कैटाबॉलिक होती है। एक क्रिया दूसरे क्रिया के बिल्कुल विपरीत है। तो ये आपका था उत्पादन और अपघटन में अंतर। आगे चलेंगे, आगे पढ़ने जा रहे हैं उद्वर्ती श्रृंखलांश, उद्वर्ती व अधोवर्ती पिरामिड में अंतर। यह पिरामिड को कहते हैं श्रृंखलांश, उद्वर्ती को श्रृंखलांश बोलते हैं। पिरामिड है ना, तो ऊर्ध्वर्ती मतलब सीधा पिरामिड, ऊर्ध्वर्ती मतलब सीधा पिरामिड और अपवर्ती अधवर्ती मतलब उल्टा पिरामिड। ऊर्ध्वर्ती मतलब सीधा पिरामिड और अर्धवर्ती मतलब उल्टा पिरामिड। तो ऊर्ध्वर्ती शिखरांश व अधोवर्ती शिखरांश में अंतर। डिफरेंस बिटवीन अपराइट माने ऊर्ध्वर्ती को अपराइट बोला गया एंड इन्वर्टेड पिरामिड। डिफरेंस बिटवीन अपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड।
डिफरेंस बिटवीन उपराइत एवं अर्ध एना एंड इन्वर्टेड पिरामिड। तो कहा गया है कि आपको उद्वर्ती पिरामिड, अपराइट पिरामिड, अधोवर्ती पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड, अधोवर्ती पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड। कह रहा है कि दोनों में अंतर क्या है? जब उत्पादक की संख्या या उनका जैव भार, जब उत्पादन की संख्या उनका जैव भार किसी परितंत्र में सर्वाधिक होती है, किसी परितंत्र में सर्वाधिक होती है, आगे पोषी स्तरों का क्रमशः घटकर उत्तम पोषक स्तर में निम्न हो जाता है, उसे कहते हैं उद्वर्ती पिरामिड। तो उद्वर्ती पिरामिड में क्या होता है कि नीचे संख्या ज्यादा रहता है, धीरे 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 धीरे, है ना, अंतिम पोषी स्तर उच्च पोषी स्तर में सबसे घट कम हो जाता है, उसे कहते हैं उद्वर्ती पिरामिड। यह पिरामिड का आधार क्या होता है? नीचे चौड़ा होता है। इसका आधार क्या होता है? नीचे चौड़ा होता है ना। इसका आधार जो होता है नीचे चौड़ा होता है और ऊपर क्या होता है? नुकीला। नीचे आपका ये देखो चौड़ा है और ऊपर देखो नुकीला है। तो इसका आधार चौड़ा और संकरा नुकीला होता है ना। शीर्ष क्या होता है? नुकीला होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव ऊर्ध्ववर्ती होता है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा सबसे ज्यादा पेड़ में लिया जाता है, पेड़ से फिर आग का आ जाता है कीट में, कीट से आग का आ जाता है मेढक में, मेढक से आग का आ जाता है सांप में, सांप से आपका आ जाता है आदमी में। इस ढंग से ऊर्जा का धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होता है? से आपका सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अब संख्या वगैरह का जो है उल्टा भी होता है, सीधा भी होता है ना, लेकिन ऊर्जा का हमेशा सीधा होता है। आगे है अधोवर्ती पिरामिड। अधोवर्ती पिरामिड, अधोवर्ती इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड में जब किसी खाद्य श्रृंखला उत्पादन की संख्या, उनका जैव भार निम्न होता है, जैव भार निम्न होता है, तो आगे सभी पोषक स्तरों पर बढ़ता हुआ उच्चतम पोषक स्तर में सर्वाधिक हो जाता है, उल्टा अर्ध पिरामिड बनता है। इसका आधार पतला होता है और शीर्ष जो है चौड़ा होता है ना। उल्टा पिरामिड में क्या होता है? उल्टा पिरामिड में आपका, उल्टा पिरामिड में आपका आधार जो है, आपका आधार जो नुकीला होता है और आपका जो शीर्ष है वो चौड़ा होता है। परितंत्र में संख्या पिरामिड या जैव पिरामिड उल्टा हो सकता है। संख्या पिरामिड और जैव पिरामिड सीधा भी होता है और उल्टा भी हो सकता है, ठीक है ना। संख्या पिरामिड और जैव पिरामिड सीधा भी होता है और उल्टा हो सकता है। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ है और एक पेड़ को अगर आज यहाँ पर 10 जानवर खाया, उसको 10 जानवर खाया तो संख्या उसका बढ़ गया, और 10 जानवर को, है ना, 1000 जो है चमोकन उसको खून चूसा, तो धीरे धीरे उसकी संख्या क्या हो गई? बढ़ती चला गई। तो इसी को कहते हैं उल्टा पिरामिड। और सीधा पिरामिड में देख लो कि एक पेड़ है, एक क्या है? पेड़ है। ये तो सीधा पिरामिड। अब उल्टा पिरामिड देख लो कि एक पेड़ है ना। उल्टा पिरामिड तो बता ही दिए कि धीरे धीरे संख्या क्या हो गई? बढ़ती चली गई। उसी ढंग से सीधा भी होता है। चलो, परितंत्र की संख्या का पिरामिड जैव भार का पिरामिड का उल्टा होता है। परितंत्र संख्या का पिरामिड जैव भार का पिरामिड उल्टा हो सकता है, पढ़ा चुके। आगे है आपका खाद्य श्रृंखला। क्या है? खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य जो श्रृंखला है तथा जल में अंतर। अब खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल में क्या अंतर है, इसके बारे में जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन फूड चेन, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब।
डिफरेंस बिटवीन फूड चेन और फूड वेब। तो कहते हैं कि खाद्य जो श्रृंखला है वह सीधा एवं रेखीय क्रम में होता है। खाद्य श्रृंखला क्या होता है? सीधा होता है और रेखीय क्रम में होता है ना। जैसे पेड़ को खाया किसने? पेड़ को खाया कीट ने, कीट को खाया किसने? कीट को खाया मेढक ने, मेढक को खाया किसने? मेढक को खाया सांप ने, सांप को खाया किसने? एकदम सीधा है। इसी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला जीवों का बहुत सीधा रेखीय क्रम है, बहुत सीधा रेखीय क्रम है, जिसमें समुदाय के एक जीव दूसरे जीवों में ऊर्जा भोज्य पदार्थ के रूप में हस्तांतरित होती है। एक जीव एक दूसरे जीव को खाकर ऊर्जा का हस्तांतरण करते हैं। खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या सीमित होती है। खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या सीमित होती है। उच्च पोषीय स्तर, तीसरा में है आपका उच्च पोषीय स्तर का निम्न खाद्य स्तर के केवल एक प्रकार जीव को आहार बनता है। उच्च पोषीय स्तर का जीव निम्न स्तर के केवल एक प्रकार का जीव का आहार बनता है। समुदाय रचना सीमित जानकारी है। समुदाय की रचना सीमित जानकारी है। अब आ जाइए, खाद्य श्रृंखला तो हो गया। अब आ जाइए इसका हाँ देखिए, तो कह रहे थे तो कह रहे थे कि हम ये बोलना चाह रहे थे कि यहाँ पर जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जल है, तो बहुत सी आपस में खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती है। बहुत सारा जो है आपस में संबंध रखकर खाद्य श्रृंखला जो है क्या बनाता है? खाद्य जाल बनाती है। इसमें जीवधारियों को भोज्य प्राप्त करने के अनेक वैकल्पिक रास्ते हैं। तो कह रहे थे खाद्य जल एवं जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक तथा असीमित हो सकती है। खाद्य जो जल है ना, जीवों की संख्या अपेक्षाकृत क्या होगी? अधिक होगी तथा असीमित हो सकती है। एक जीव का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं के जीव द्वारा किया जा सकता है। एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं जीव द्वारा किया जा सकता है। खाद्य जाल समुदाय की रचना की व्यापक जानकारी देता है। खाद्य जल जो है समुदाय की रचना का व्यापक जानकारी देता है। ठीक है, खाद्य जल जो है रचना का व्यापक जानकारी देता है। आगे है व्यापक जानकारी देता है। आगे जो है आपका कह रहे थे खाद्य रचना जो है व्यापक जानकारी देता है। कहता है जीवों की विलुप्ति से श्रृंखला समाप्त होती है। जीवों की विलुप्ति से श्रृंखला समाप्त हो जाती है। जीवों की विलुप्ति से श्रृंखला समाप्त हो जाए। एक जीव की समाप्ति तथा अन्य वैकल्पिक उपस्थित होता है। एक जीव की समाप्ति तथा अन्य जीव का क्या होता है? एक जीव की समाप्ति तथा अन्य वैकल्पिक मार्ग क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अगला है सवाल आपका, देखिएगा। कहता है
पृथक्ता, 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 अलग अलग कार्य श्रृंखलाओं में परितंत्र के अस्तित्व विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं। जो पृथक्ता है ना, वो अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं में परितंत्र का अस्थायित्व या विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं। विशाल विस्तृत खाद्य जल परितंत्र को अस्थायित्व मिलता है, लेकिन जब विशाल रहता है, विस्तृत रहता है, बड़का खाद्य जाल रहता है, तो वो परितंत्र क्या होता है, अस्थायी होता है। खाद्य श्रृंखलाओं में जीव की अनुकूलनशीलता एवं स्पर्धी क्षमता का उन्नयन नहीं होता है ना। खाद्य श्रृंखला में अनुकूलता व अस्थायी जो है उन्नयन नहीं होता है। यहाँ जीवों की अनुकूलनशीलता जो स्पर्धता है वो क्षमता बढ़ता है। यहाँ एक जीव केवल एक कोशीय स्तर को प्रदर्शित करता है, यहाँ एक जीव एक से अधिक कोशीय स्तर को प्रदर्शित करता है। जैसे मनुष्य के ले लो, अगर मनुष्य सीधे पेड़ को खा लिया तो क्या हुआ, प्रथम कोशीय स्तर। मनुष्य जो है पेड़ पौधा को किसने खाया, पेड़ पौधा को बकरी ने खाया, बकरी खाने के बाद में मनुष्य ने बकरी को खाया, तब क्या हो गया, दूसरा कोशीय स्तर। उसी ढंग से अगर देखा जाए तो पेड़ पौधों को कीट ने खाया, कीट को मेढक ने खाया, अब मेढक को आदमी खा जाता है, तो कौन सा कोशीय स्तर हुआ, तीसरा कोशीय स्तर। अगर पेड़ को कीट ने खाया, कीट को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया और सांप को आदमी ने खाया, तो कौन सा कोशीय स्तर हुआ, आदमी, चौथा कोशीय स्तर। तो ही कह रहा है कि एक जीव अनेक कोशीय स्तर को दर्शाता है। ये एक वो है सीधा है कि बाघ बकरी को खाएगा, है ना, बाघ दूसरा चीज नहीं खाएगा, बकरी को खाएगा। अगर बकरी मारा जाएगा, ज्यादा खा लेगा तो क्या होगा, बाघ भी मरना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन है कि अगर बाघ को बकरी नहीं मिला तो कुत्ता को खा लेगा, कुत्ता नहीं मिला तो अथी करेगा, तो ये जाल बनता है, ये जो है आपका जाल बनाता है, ये आपका एक लाइन रखता है, इसलिए इसको ज्यादा स्थायित्व कहा जाता है। इसमें एक जीव जो है बहुत सारा कोशीय स्तर को दर्शा सकते हैं। अगला है अब अगले वीडियो में।